हेलो माय डियर स्टूडेंट, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्रिय छात्रों का पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो जितने भी स्टूडेंट जो बिहार पैरामेडिकल 2023 की तैयारी कर रहे हैं या फिर पैरामेडिकल 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज से आप लोगों का साइंस का क्लास स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, साइंस में सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। उसके बाद फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको सिलेबस से रूबरू होना होगा, यानी आपको अपना सिलेबस मालूम होना चाहिए, तभी जाकर आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और हर एक टॉपिक आप बिल्कुल बेसिक तरीके से सीख पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो भाई क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिहार पैरामेडिकल 2023 का सिलेबस है ना। यानी साइंस में देखिए, साइंस में सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स के टॉपिक्स को बताऊंगा। यानी अभी हम लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे, फिजिक्स के हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। पर डे क्लास होगा आपका इसी चैनल पे। और उसके बाद देखिए हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी स्टार्ट करेंगे, है ना। यानी कुछ टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी क्लास जो है आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इन सब चीजों को आपको ध्यान से समझना होगा। तो देखिए पहला जो टॉपिक है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन यानी मात्रक और विमाएं। देखिए इस टॉपिक से हमेशा आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा ही गया है ना। यदि आप 2022 का पेपर उठाकर देख लो तो डायमेंशन से एक क्वेश्चन जो है फिक्स है, आया है। इसके बाद मोशन टॉपिक, ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी गति गति टॉपिक से भी जो है प्रश्न देखने को मिल जाता है। इसके बाद देखिए मोशन का ही एक भाग है सर्कुलर मोशन, यानी जिसको वृत्तीय गति कहते हैं। इस टॉपिक को भी पढ़ लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी यानी कार्य शक्ति और ऊर्जा, इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। यानी 2021 का पेपर देख लोगे आप, यानी 2021 का पेपर यदि आप देखोगे तो वहां पर वर्क पावर एंड एनर्जी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण से भी एक आध क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में यानी उष्मा गतिकी में भी जो है हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल की परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो है ऑसिलेशन यानी दोलन, इसमें देखिए एसएचएम से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हिंदी में सरल आवर्त गति कहेंगे। 2 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। लास्ट 5 इयर्स का अगर हम लोग क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करें तो वहां पे जो है 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट, यानी तरंग गति और डॉपलर प्रभाव। अब देखिए इस टॉपिक से भी जो है क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, लगभग 3 बार क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी, है ना। तो इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद कैपेसिटर, जिसको संधारित्र कहते हैं, संधारित्र, है ना, इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा से भी प्रश्न पूछा जा चुका है ना। और इसके बाद जो है देख सकते हैं आप लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, इस टॉपिक से भी जो है आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, मैग्नेटिज्म से भी इस बार क्वेश्चन था एक। ठीक है, तो ये टॉपिक भी गाइस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी, ये टॉपिक पढ़ना होगा, जिसके अंतर्गत लाइट, मिरर, लेंस, मैग्निफिकेशन, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इतना टॉपिक जो है आपको पढ़ लेना है। उसके बाद लास्ट में हम लोग मिसलेनियस टॉपिक्स को भी देख लेंगे। मिसलेनियस कहने का मतलब जो भी टॉपिक्स अब बच जा रहे हैं उन टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे ना, तो हमारा फिजिक्स जो है फुल्ली 11th और 12th कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे केमिस्ट्री का भी सिलेबस है, बट अभी मैं केमिस्ट्री का सिलेबस आपको नहीं बताऊंगा, वो अलग से दूसरी वीडियोस में आपको बताया जाएगा। तो इतने टॉपिक हैं जो गाइज आपको पढ़ने होंगे फिजिक्स के अंतर्गत। ओके, तो चलिए आज की क्लास को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी जो पहला टॉपिक है गाइज
यूनिट एंड डायमेंशन, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या आप सभी लोग रेडी हो? एक बार जल्दी से वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोल दो, क्या आप सभी बच्चे रेडी हो? पहला टॉपिक स्टार्ट किया जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो पहला टॉपिक अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा यूनिट यानी इकाई। देखिए, वैसे तो जितने भी भौतिक राशि हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, सबका ऐसा यूनिट आपको याद होना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जैसे कार्य का ऐसा ही मात्रक, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक, है ना। तो सबका अपना अपना ऐसा ही मात्रक होता है। तो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग मात्रक से रिलेटेड प्रश्नों को करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग डायमेंशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है वो क्या है? यानी देखिए, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर को अगर मेजर करना हो तो उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? तो वही आपको बताना है। क्या होता है गाइस? डॉप्शन होता है, डॉप्शन। ठीक है, तो आपको इसको याद करना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना है, ओजोन की बात आई है ना, ओजोन। यानी यहाँ पे देखिए, ओजोन की बात अगर आई है तो ओजोन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ओजोन क्या है, पहले ये बताओ ओजोन क्या है। तो बच्चों, ओजोन जो है ना एक गैस है। क्या है? ओजोन जो है हमारी एक क्या है? एक गैस है गाइस। ओजोन गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर एक बनी गैस है, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या करती है? ये सूर्य से आने वाले पैराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। यानी सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है ना, उस अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। कौन सी गैस? ये ओजोन गैस। तो वही अगला क्वेश्चन वही है। देखिए, अगला प्रश्न ये है कि सूर्य से निकलने वाली पैराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस बचाती है? तो बच्चों, ये ओजोन गैस बचाती है, जो कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर एक बनी गैस है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अब इसके बाद ओजोन परत, देखिए यहाँ पे ओजोन परत की भी बात आई है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। यहाँ से भी प्रश्न एक पूछा जा चुका है आपके पैरामेडिकल में। देखिए, प्रश्न क्या पूछा गया था कि जो ओजोन परत है ये हमारे वायुमंडल के किस लेयर में पाई जाती है? अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए यहाँ पे यही प्रश्न है कि जो ओजोन परत है ये वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? देखिए, हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की परत होती हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप के लेयर होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, जैसे शोभ मंडल होता है ना। उसके बाद समताप मंडल होता है, आयन मंडल होता है, बाह्य मंडल होता है ना। यानी ट्रोपोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है, एक्सोस्फियर होता है, आयनोस्फियर होता है। तो कई प्रकार की जो है परतें होती हैं, कई प्रकार के मंडल होती हैं। तो आपको यही बताना है कि जो ओजोन परत है ये वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो किस परत में पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है, यानी स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। आ रखा है ये प्रश्न। इस प्रश्न को गाइज यहाँ पे वीवीआई कर लीजिए, ये पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इस प्रश्न को आप लोग वीवीआई में डाल देंगे। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार देखिए, मौसमी घटनाएं भी होती हैं, जैसे आंधी का आना, तूफान का आना, बिजली चमकना, ये सब घटनाएं किस मंडल के अंतर्गत होती है? तो ये सभी घटनाएं जो है आपके शोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। तो इसको भी जान लो, यानी ट्रोपोस्फेयर के अंतर्गत होती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई मौसमी घटनाएं जो है ये वायुमंडल के किस परत में होती है? तो ये आपको याद रखना है, शोभ मंडल में होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद ओजोन दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ओजोन डे यानी ये जो है 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस प्रश्न को भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? यानी तेल का जो एक बैरल होता है वो कितने लीटर के बराबर होता है? तो वो 159 लीटर के बराबर होता है, यानी 159 लीटर के बराबर। यानी एक बैरल जो है, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझना है, एक बैरल जो है ये कितने लीटर के बराबर होता है? तो ये 159 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग, पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक। देखिए, अभी हम लोग एसआई मात्रक पढ़ रहे हैं, तो इसमें ज्यादा थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, आपको बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत सी भौतिक राशियां हैं, उन सब का एसआई यूनिट जानना होता है। देखिए, इसके बाद जब हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे ना, तो उस चीज को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, यानी डायमेंशन निकालने का तरीका सीखेंगे, रटना नहीं है। देखिए, साइंस में चीजों को रटना नहीं होता है,
साइंस को समझना होता है, साइंस समझने वाली चीज है, ठीक है। तो फिलहाल ये तो बेसिक क्लास है, यानी फर्स्ट क्लास है यूनिट, तो आपको यूनिट का नॉलेज होना बेहद जरूरी है, ठीक है। और मैं इसके बाद ये भी बताऊंगा कि आप हर एक भौतिक राशि का यूनिट कैसे निकाल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग क्लास होगी, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखना, तभी जाकर आपको फुल्ली एंड फाइनली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट बताना है। लुमिनियस इंटेंसिटी, इंग्लिश वाले बच्चे, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी, है ना। अगर आपसे कोई पूछे लुमिनियस इंटेंसिटी, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, कैंडेला होता है, कैंडेला, और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, CD होता है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए इसके बाद पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, क्या होता है यहाँ पे। तो इसका न्यूटन पर मीटर होता है, क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा बच्चों। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है यहाँ पे, ताप का एसआई मात्रक, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, क्या होता है। तो ये आप सभी को मालूम होना चाहिए, केल्विन होता है, ठीक है, केल्विन होता है। अगर देखिए अगर आपसे केवल ये पूछा जाए कि ताप के मात्रक, ताप का मात्रक क्या है, तो बच्चों ताप के मात्रक कई हो जाएंगे, मतलब काफी ज्यादा है, जैसे डिग्री सेल्सियस भी है ना, डिग्री सेल्सियस, उसके बाद यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो जाएगा, केल्विन भी हो जाएगा, और एक और होता है र्यूमर, वो भी हो जाएगा, ठीक है, र्यूमर, ये आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मात्रक हो जाते हैं ताप के, लेकिन एसआई यूनिट जो है ना वो केल्विन ही होता है। तो अगर ताप का एसआई मात्रक पूछे तो वो हमारा केल्विन ही होगा, ठीक है, देखिए, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है, इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक है, क्या है, यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ। तो इसका जो है एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखिए एक बात है यहाँ पे जान लेना होगा, एक क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो जाता है, बन जाता है कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है ये कितने मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है ये कितने मीटर के बराबर होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा आप लोग। तो गाइज ये जो है 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है, 10 के पावर -10 मीटर के बराबर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको वीवीआई कर दीजिएगा, ठीक है, इसको वीवीआई कर देना होगा दोस्तों। चलिए सभी को समझ में आ रहा है, एक बार जल्दी से यस बोल दीजिए मुझे, आप सभी को समझ में आ रहा है ना। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, खाना से जो मिलने वाली ऊर्जा है उसको किस चीज में मापा जाता है, यानी व्हाट इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड मेजर्ड, बताना है। जो हम लोग खाना खाते हैं ना उससे जो भी एनर्जी हमें गेन होती है उसको किस चीज में मेजर किया जाता है गैस, तो उसको कैलोरी में मेजर किया जाता है। और यहाँ पे एक प्रश्न ये भी हो जाता है कि 1 कैलोरी जो है ये कितने जूल के बराबर होता है, बता सकते हो। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर हो जाता है, तो ये 4.18 जूल के बराबर हो जाता है। लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पर हम लोग डायरेक्ट 4.2 का वैल्यू लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग 4.2 का वैल्यू लेते हैं, ओके। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखिए वही लिखा हुआ है कि एक कैलोरी बराबर होता है कितने जूल के, तो यहाँ पे 4.18 जूल के बराबर होता है। चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक प्रकाश वर्ष जो है ये कितने मीटर के बराबर होता है, देखिए बताना है, एक प्रकाश वर्ष जो है कितने मीटर के बराबर होता है। तो ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है, यानी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक लाइट ईयर जो है ये कितने मीटर के बराबर होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार एक पारिस्थितिक ये कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, यानी 1 लाइट, ये कितने 1 लाइट ईयर जो है ये कितने पारिस्थितिक के इक्वल होगा, तो ये 3.26 पारिस्थितिक के बराबर होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे अगला प्रश्न है, ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, क्या होता है, तो ये डेसिबल होता है। देखिए साउंड यानी ध्वनि से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ध्वनि जो है किस माध्यम में यात्रा नहीं करती, बताओ, इन विच मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल, बता सकते हो आप लोग। अगर मैं आपसे पूछूं इन विच मीडियम, in which medium sound cannot travel, in which medium sound cannot travel, बताओ।
किस माध्यम में ध्वनि जो है यात्रा नहीं करती? तो बच्चों ये निर्वात वाली जगह होती है, यानी ध्वनि कहाँ यात्रा नहीं करती? निर्वात में, यानी वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम में। सही बच्चे लिख लेंगे, यानी ध्वनि का संचरण किस माध्यम में नहीं होता? तो निर्वात में नहीं होता, है ना। अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि मानव कान जो है ये कितने हर्टेज से कितने हर्टेज तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है, ये भी प्रश्न आ रखा है। यानी हम लोग का जो ह्यूमन एयर है ना, ये कितने। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि मानव कान जो है ये कितने रेंज तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है, यानी कितने हर्ट्ज से लेकर कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। देखिए प्रश्न आया था कि भाई जो मानव कान है ना, मानव कान बताना है ये कितने रेंज से कितने रेंज तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। वैसे तो इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे जब मैं साउंड टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो वहां पर इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल आप लोग ये बता दो मानव कान जो है ये कितने रेंज से कितने रेंज तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। तो आपने पढ़ा होगा 20 हर्टेज से 20 हर्टेज से 20,000 हर्टेज, है ना। 20 हर्टेज से 20,000 हर्टेज तक की ध्वनि तरंगों को मानव कान सुन सकता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो प्रतिरोधकता का पूछेगा तो ओम मीटर हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा, अगर प्रतिरोध का पूछ रहा है यानी रेजिस्टेंस का पूछेगा तो ये तो हमारा ओम हो जाएगा, ओम का सिंबल है ये। ठीक है, लेकिन अगर प्रतिरोधकता का पूछता है यानी रेजिस्टिविटी का पूछता है तो ये हमारा ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। देखो इसको क्या पढ़ेंगे? ओम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको ओम पढ़ेंगे और इसको हम लोग ओम मीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? ओम मीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा। चलिए इसके बाद प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक होता है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर कहूंगा मैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, यानी ये जो लाइट ईयर है ये किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यानी लाइट ईयर जो है ना एक यूनिट है, ये प्रकाश वर्ष क्या है? एक यूनिट है। किसका? तो ये दूरी का यूनिट है, याद रखना है। यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है ये दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक करंट, या जिसको विद्युत धारा कहते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? एम्पियर होता है दोस्तों, एम्पियर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न ये है कि हवाई जहाज जो है ये किस मंडल के अंतर्गत अपनी उड़ान भरता है। यानी जितने भी हवाई जहाज हैं, जेट विमान है, रॉकेट है, ये सब वायुमंडल के किस परत के अंतर्गत अपनी उड़ान भरते हैं? तो ये सभी समताप मंडल के अंतर्गत अपनी उड़ान भरते हैं। जैसा अभी मैंने बताया था ना, एक टॉपिक होता है वायुमंडल, उसमें हमको ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। सब समताप मंडल के बारे में, क्षोभ मंडल के बारे में, है ना, आयन मंडल के बारे में, बाह्य मंडल के बारे में, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग इतना जान लो कि जितने भी हवाई जहाज हैं, जेट विमान हैं, इस सभी उड़ान भरते हैं समताप मंडल के अंतर्गत। चलिए इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है यहाँ पे बल का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। देखिए क्या होता है, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे याद रखना है बल का एसआई मात्रक अगर पूछे, एसआई यूनिट, तो वो तो न्यूटन होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई सीजीएस मात्रक पूछे, यानी सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक बताओ क्या होता है? आपने पढ़ा होगा बच्चों, कहीं ना कहीं से तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इन सब चीजों के बारे में, बट यहाँ पे एक तरह से रिवीजन हो जा रहा है। देखिए बहुत से बच्चे हैं जिनका बेसिक सही नहीं रहता है ना, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो है पहले बेसिक पढ़ाया जाता है ताकि आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। क्योंकि देखो फिजिक्स में ना आपके एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में भी 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे और बायोलॉजी से भी जो है 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे। तो बच्चों यहाँ पे फिजिक्स से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो सभी टोटली क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। तो भाई न्यूमेरिकल को समझने से पहले यूनिट का नॉलेज होना बेहद जरूरी है।
यानी यूनिट से संबंधित प्रश्न अगर आपको आते होंगे तब जाकर आप हर एक न्यूमेरिकल को समझ पाओगे और सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, क्या होता है, डाइन होता है, डाइन, वेल डन, डाइन होता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि 1 न्यूटन जो है कितने डाइन के बराबर होता है, बता सकते हो 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा, तो यहाँ पर 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो 1 न्यूटन जो है 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अब इसके बाद देख सकते हैं अगला प्रश्न है बल का सीजीएस मात्रक। अभी मैंने बताया था डाइन होता है, और मैंने ये भी बताया था कि 1 न्यूटन जो है गाइस ये कितने डाइन के बराबर होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। इसके बाद देखिए किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, तो ये भी याद रखना है, यानी इन विच मीडियम साउंड कैन ट्रेवल फास्ट। तो आपको याद रखना है ठोस वाली वस्तु में, ठोस वाली जितनी भी वस्तुएं होती है ना उन सब में ध्वनि का संचरण सबसे तेजी से होता है। तो देखिए ये रिलेशन याद रख लेना है कि सबसे ज्यादा ध्वनि जो है ठोस में यात्रा करती है, फिर उससे कम जो है द्रव वाली वस्तुओं में यात्रा करती है, और फिर सबसे कम गैस वाली वस्तु में यात्रा करती है, ठीक है। और किसमें यात्रा नहीं करती, तो निर्वात वाली जगह में यात्रा नहीं करती। ये भी याद रखना है, निर्वात वाली जगह जो है वहां पे साउंड का ट्रेवल नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सॉलिड वाली वस्तुओं में, फिर उससे कम लिक्विड वाली वस्तुओं में, और सबसे कम किस में ट्रेवल करती है ध्वनि, गैस में, और किस में नहीं करती, तो निर्वात वाली जगह में नहीं करती है, ठीक है। चलिए इसके बाद वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो क्या होता है, वायु में ध्वनि का वेग जो होता है वो क्या होता है, 330 मीटर पर सेकेंड होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद ये भी बताया था मैंने कि जो मानव कान है वो कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है, बताइए। तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगों को ह्यूमन ईयर सुन सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद जो है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, एक अश्व शक्ति जो है ये कितने वाट के बराबर होता है, तो ये 746 वाट के बराबर होता है, यानी 1 हॉर्स पावर जो है यहाँ पे, ठीक है, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर जो है ये कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2014 में पूछा जा चुका है, तो इस पर स्टार लगा लीजिएगा, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है गाइस, क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, यानी व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो क्या होता है, ये वेबर होता है, वेबर होता है। इसके बाद चुंबकीय अभिवाह, तो देखो चुंबकीय फ्लक्स कह लो या चुंबकीय अभिवाह कह लो, देखो याद रखना है चुंबकीय फ्लक्स कह लो या अभिवाह कह लो, दोनों एक ही चीज है, और दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर ही होता है, क्या होता है, वेबर ही होता है, ठीक है, वेबर ही होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रेरकताओं यानी इंडक्टेंस, प्रेरकताओं का ऐसा ही मात्रक यानी इंडक्टेंस का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भाई डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस ये आपस में कब बराबर हो जाते हैं, बताओ। फ़ारेनहाइट जो है और सेल्सियस ये आपस में कब बराबर हो जाते हैं, यानी किस टेम्परेचर पर ये आपस में बराबर होते हैं, तो ये -40 डिग्री सेल्सियस पर, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर ये बराबर हो जाते हैं। ये मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा जब हम लोग हीट एंड टेम्परेचर टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहां इस चीज का प्रूफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है यहाँ पे 1 माइल में कितना किलोमीटर होता है, यानी 1 माइल जो है कितना किलोमीटर के बराबर होता है, तो याद रखना है ये 1.60 है ना, 1.60934 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपको गाइस यहाँ पे देखिए, इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, 1.60934 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न है पृथ्वी जो है किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, बता सकते हो। तो बच्चों पृथ्वी जो है ना ये किस दिशा से किस दिशा की तरफ घूमती है, तो याद रखना है पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ घूमती है ना, यानी वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। तो चलिए बच्चों अब इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो ये मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे कि 1 न्यूटन जो है ये 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है, ठीक है।
इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, तो ये भी याद रखना है, ये सब न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, है ना, ये सब का वैल्यू आपको पुट करना होगा जहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो 1 जूल जो है कितने अर्ग के बराबर होता है, देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पे जूल क्या है, एसआई यूनिट है कार्य का, यानी यहाँ पे ये जान लीजिए कि जो कार्य है, कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है, तो पहले आपको ये जानना होगा कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। और सीजीएस प्रणाली में इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सीजीएस प्रणाली में, तो सीजीएस प्रणाली में जो इसका यूनिट होता है वो क्या होता है, अर्ग होता है, क्या होता है, अर्ग होता है। ठीक उसी प्रकार ये पूछा जा रहा है कि 1 जूल जो है कितने अर्ग के बराबर होता है, तो ये 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है, ठीक है। इसके बाद चुंबकीय प्रेरण यानी जिसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, और ये प्रश्न वीवीआई हो जाता है क्योंकि ये पूछा जा चुका है। यानी व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, क्या होता है, टेस्ला होता है, क्या होता है दोस्तों, टेस्ला होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है दाब का एसआई मात्रक यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, क्या होता है, तो ये पास्कल होता है या बार भी कह सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, बताना है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, तो ये किलोग्राम होता है, क्या होता है, किलोग्राम। और ये भी याद रखना है कि 1 kg जो है कितने ग्राम के बराबर होता है, तो ये 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर होता है, यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, दैट इज मीटर। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि 1 किलोमीटर जो है कितना मीटर के बराबर होता है, तो ये 1000 मीटर के बराबर होता है, ओके। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे अगला प्रश्न है समतल कोण का एसआई मात्रक यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, बताना है यहाँ पे। समतल कोण का एसआई मात्रक यानी प्लेन एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है, क्या होता है, रेडियन, याद रखना है। और यही मैं पूछूं शक्ति का, देखिए एक और होता है ठोस कोण का, समतल कोण का तो जान लिए रेडियन होता है, लेकिन ठोस कोण का यानी सॉलिड एंगल का अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका स्टे रेडियन हो जाएगा, स्टे रेडियन, स्टे रेडियन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ये हमारा वाट हो जाएगा, यानी व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर, दैट इज वाट। इसके बाद लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या होता है, चलिए बताएंगे सही बच्चे, लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या होता है, तो ये फर्मी मीटर होता है, क्या होता है, फर्मी मीटर होता है। और दूरी मापने के लिए जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो क्या होती है, पारसेक होती है, याद रखना है, क्या होती है, पारसेक होती है। और दूरी मापने की जो सबसे न्यूनतम इकाई, ये पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा था कि दूरी मापने की सबसे न्यूनतम इकाई क्या होती है, वो फर्मी होती है, क्या होती है, फर्मी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये क्या होता है, यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो ये हमारा फेराड होता है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने यूनिट से संबंधित प्रश्नों को किया है। अब इसके बाद जो है मैं डायमेंशन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो इस क्लास का फीडबैक वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में डायमेंशन वाली क्लास में, ठीक है। तो डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डायमेंशन से क्वेश्चन इस बार आ चुका है, ओके। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में नई जोश नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।